ईरान एक ऐसा देश जिसे अक्सर सुर्खियां नहीं बल्कि गलतफहमियां घेर लेती हैं, लेकिन इसकी असली तस्वीर उन जगहों में छिपी है जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सदियों की परतों, अनोखी बनावटों और शांत विरासत के बीच छुपी हुई यह धरती अपने भीतर ऐसे राज समेटे बैठी है जिन्हें देखने के लिए बस नजरिया चाहिए। आज हम आपको उसी अन्नदे की दुनिया की एक झलक दिखाएंगे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ खोले, सिर्फ दरवाजा खोलते हुए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, सर यज्द किला, दोहरी दीवारों और भूमिगत भंडारों वाला प्राचीन सुरक्षा दुर्ग। सर यज्द किला ईरान के यज्द क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक संरचना वाला किला है, जिसे मुख्य रूप से सुरक्षा, भंडारण और समुदाय की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इस किले की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी दोहरी सुरक्षात्मक दीवारें हैं, जिनकी मोटाई लगभग 11 फुट और ऊंचाई 33 फुट तक दर्ज की गई है। बाहरी और आंतरिक दीवारों के बीच रिक्त स्थान बनाया गया था ताकि हमले की स्थिति में दुश्मन आगे न बढ़ सके और रक्षक किले की ऊंचाई से सुरक्षित रहते हुए नियंत्रण बनाए रख सके। पूरे किले की नींव लगभग 13 फुट ऊंची प्राकृतिक मिट्टी की उभरी सतह पर रखी गई है, जिससे दुश्मन को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना अत्यंत कठिन हो जाता था। किले के अंदर लगभग 450 से अधिक भंडारण कक्ष बनाए गए हैं। ये कक्ष उस समय के समाज के लिए जीवन रेखा थे। इनका उद्देश्य लंबे घेरेबंदी या अकाल की स्थिति में समुदाय के अनाज, पानी, उपकरण और व्यापारिक वस्तुओं को सुरक्षित रखना था। इन भंडारण कक्षों की दीवारें मोटी मिट्टी ईंटों से बनी हैं, जिनकी संरचना गर्मी को बाहर और ठंडक को अंदर रोकने के लिए बनाई गई थी। इस कारण वर्ष के किसी भी मौसम में इन कक्षों का तापमान स्थिर और शुष्क रहता था, जिससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। किले का मुख्य प्रवेश द्वार विशेष व्यवस्था के साथ बनाया गया था। इसमें दोहरी लकड़ी द्वार प्रणाली थी, जिनके बीच लगभग 40 फुट लंबा संकरा गलियारा रखा गया था। यह गलियारा जाल मार्ग की तरह कार्य करता था, जहां घुसपैठ करने वाले दुश्मन को बीच में फंसा दिया जाता था और ऊपर से रक्षक आसानी से उस पर नियंत्रण रख सकते थे। इस मार्ग में मोड़ भी दिए गए थे ताकि दुश्मन की गति धीमी हो जाए और वह सीधी रेखा में आगे न बढ़ सके। सर यज्द किला पूरी तरह कच्ची मिट्टी, भूसे और ईंटों से निर्मित है। किसी भी प्रकार की इस्पात या आधुनिक सीमेंट सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बावजूद यह संरचना आज भी अपनी जगह दृढ़ता से खड़ी है। मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मियों के कठोर तापमान और सर्दियों के ठंडे मौसम दोनों को सहन करने में सक्षम थी। यह तकनीक यज्द क्षेत्र की प्राचीन पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार किले की कुछ भीतरी संरचनाओं का निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कई हिस्सों में मिट्टी ईंटों पर किए गए चिनाई पैटर्न और सिरेमिक परतों में पाए गए रासायनिक अवशेष इसकी आयु और निर्माण विधि का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह किला आज भी पूरी तरह संरक्षित है और ईरान की सबसे सुरक्षित प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। इसकी मजबूती इस बात का जीवित उदाहरण है कि प्राचीन फारसी समुदाय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कितनी उन्नत और दीर्घकालिक निर्माण तकनीकें विकसित कर चुका था। नंबर 2, कंदोवान, ज्वालामुखीय पत्थरों में बसा जीवित गांव। कंदोवान ईरान के पूर्व अजरबैजान क्षेत्र में स्थित एक दुर्लभ मानव बसाहट है, जहां संपूर्ण आवासिक संरचनाएं ज्वालामुखीय टफ चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह गांव लगभग 700 वर्ष पुराना है और इसकी प्राकृतिक संरचना उच्च स्तरीय थर्मल इंसुलेशन प्रदान करती है। यहाँ की चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बने राख जैसे टफ से निर्मित हैं, जिनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों की वजह से दीवारों की मोटाई औसतन 6 से 10 फीट तक रखी जाती है, जिससे स्थान के भीतर साल भर तापमान स्थिर रहता है। बाहरी मौसम
चाहे गर्मियों में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए या सर्दियों में 0 से नीचे, घरों के अंदर का औसत तापमान लगातार 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। यह प्राकृतिक थर्मल स्थिरता कंदोवान को दुनिया की कुछ ऐसी बस्तियों में शामिल करती है जहां न हीटिंग की आवश्यकता होती है और न एयर कंडीशनिंग की। कंदोवान की स्थलाकृति ढलानों पर आधारित है, जहां चट्टानों का झुकाव 45 डिग्री से 55 डिग्री के बीच रहता है। इसी ढलान के कारण घर बहुस्तरीय रूप में दिखाई देते हैं और ऊपरी स्तरों के घर प्राकृतिक एलिवेशन पर बने होते हैं। कंदोवान के अधिकांश घर 2 या 3 कमरों वाले हैं, जबकि कुछ में 4 या 5 प्राकृतिक कक्ष भी पाए जाते हैं। प्रत्येक घर के अंदर की ऊंचाई चट्टान की मजबूती के अनुसार 8 से 12 फीट के बीच होती है। गांव में प्रवेश मार्ग, आंतरिक सीढ़ियां और ऊर्ध्वाधर रास्ते भी प्राकृतिक चट्टान के कटाव से बनाए गए हैं। कंदोवान की चट्टानें उम्र के साथ मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि टफ समय के साथ कंप्रेस होकर और ठोस हो जाता है। संरचनात्मक स्थिरता का प्रमाण यह है कि 700 वर्ष पुरानी कई गुफानुमा आवास आज भी बिना किसी स्टील सपोर्ट या आधुनिक सुदृढ़ीकरण के सुरक्षित खड़ी हैं। कंदोवान का ऊंचाई स्तर लगभग 6,600 फीट है, जिससे हवा शुष्क, ठंडी और कम आर्द्रता वाली रहती है। इस ऊंचाई के चलते स्थानीय पत्थर की संरचना नमी से खराब नहीं होती और अंदर फफूंद का निर्माण भी लगभग नहीं होता। गांव का जल स्रोत पास के पहाड़ी चैनलों से आता है, जिनकी ढलानें प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण से पानी को नीचे लाती हैं। कंदोवान में वेंटिलेशन छोटे छिद्रों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें चट्टान काटकर बनाया गया है। इन छिद्रों का व्यास आमतौर पर 6 से 10 इंच होता है और यह हवा की निरंतर आवाजाही बनाए रखते हैं। गांव के भीतर बिजली और आधुनिक सुविधाएं बाद में जोड़ी गईं, लेकिन मूल संरचनाएं पूरी तरह पारंपरिक चट्टान कटाई तकनीकों से तैयार हुई थीं। आज भी कई परिवार इन्हीं चट्टानों में बसे घरों में रहते हैं। कंदोवान का लेआउट मानव विकास और ज्वालामुखीय भूगोल के अनोखे संयोजन का उदाहरण है, जहां प्राकृतिक चट्टानों का उपयोग संरचनात्मक स्थिरता, तापमान नियंत्रण और बहुस्तरीय भूमि उपयोग के लिए वैज्ञानिक रूप से अनुकूलित किया गया है। नंबर 3, नासिर अल मुल्क मस्जिद, रोशनी और रंगों का वैज्ञानिक चमत्कार। नासिर अल मुल्क मस्जिद शिराज में स्थित एक ऐसी वास्तुकला है जहां प्रकाश, रंग और संरचनात्मक तकनीक का संयोजन वैज्ञानिक रूप से नियोजित है। इस मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी स्टेंड ग्लास खिड़कियां हैं, जिनमें लगभग 15 प्रकार के रंगीन कांच इस्तेमाल किए गए हैं। इन शीशों का डिजाइन और दिशा सूरज की गति के अनुसार तय की गई है, विशेष रूप से सुबह के समय के लिए। सूर्योदय के बाद 7 से 9 बजे के बीच सूर्य की किरणें इन कांचों से गुजरकर फर्श और दीवारों पर सटीक कोणों में गिरती हैं। यह प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन और रंगों 15 प्रकार के रंगीन कांच इस्तेमाल किए गए हैं। इन शीशों का डिजाइन और दिशा सूरज की गति के अनुसार तय की गई है, विशेष रूप से सुबह के समय के लिए। सूर्योदय के बाद 7 से 9 बजे के बीच सूर्य की किरणें इन कांचों से गुजरकर फर्श और दीवारों पर सटीक कोणों में गिरती हैं। यह प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन और रंगों की स्पेक्ट्रल विभाजन पर आधारित है, जिससे अंदर का पूरा हॉल एक चलता फिरता प्रकाशीय पैटर्न बन जाता है। यह सजावट नहीं, बल्कि एक पूर्व गणितीय प्रकाश इंजीनियरिंग है। मस्जिद का मुख्य हॉल 12 ठोस संगमरमर के स्तंभों द्वारा सहारा प्राप्त करता है। प्रत्येक स्तंभ लगभग 7 फीट ऊंचा और 1 टन से अधिक वजन का है। स्तंभों पर बने स्पाइरल ग्रूव्स संरचनात्मक मजबूती के लिए हैं, जो भार को समान रूप से वितरित करते हैं और आंतरिक स्थिरता बढ़ाते हैं। यह तकनीक पारंपरिक फारसी पत्थर निर्माण की विशिष्टता मानी जाती है। अंदर उपयोग किए गए गुलाबी टाइलें विशेष रूप से निर्मित हैं और इन्हें 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर पकाया गया था, ताकि रंग सदियों तक स्थिर रहे। यही कारण है कि पिंक मॉस्क नाम प्रचलित हुआ। इन टाइलों पर मौजूद जियोमेट्रिक पैटर्न ध्वनि के प्राकृतिक वितरण में भी योगदान देते हैं।
मस्जिद की छत को इस तरह डिजाइन किया गया कि ध्वनि का औसत रिवर्बरेशन समय लगभग 0.7 सेकंड रहे, जिससे अंदर की ध्वनि स्पष्ट लेकिन गूंजदार महसूस होती है। यह बिना किसी आधुनिक ऑडियो तकनीक के हासिल किया गया ध्वनि इंजीनियरिंग का उदाहरण है। योजना के दृष्टिकोण से मस्जिद का आंतरिक हॉल सूर्य के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन कोणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर बनी स्टेन्ड ग्लास खिड़कियां सूरज के शुरुआती प्रकाश को अधिकतम मात्रा में कैप्चर करती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य सुबह के समय अधिकतम रंग प्रभाव उत्पन्न करना था, जो मस्जिद की पहचान बन चुका है। इस प्रकार नासिर अल मुल्क मस्जिद सिर्फ कलात्मक रूप से नहीं, बल्कि प्रकाश विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और संरचनात्मक इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक अत्यंत उन्नत ऐतिहासिक निर्माण है। यह मस्जिद प्राचीन फारसी इंजीनियरिंग कौशल का वह उदाहरण है जहां कला और विज्ञान दोनों समान स्तर पर एक साथ कार्य करते हैं। नंबर 4, इसाद खास्त कैसल, प्राकृतिक चट्टान पर खड़ा प्राचीन दुर्ग। इसाद खास्त कैसल ईरान के फार्स प्रांत में स्थित एक दुर्लभ ऐतिहासिक संरचना है, जो एक ऊंचे और संकरे प्राकृतिक बलुआ पत्थर सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्मित है। यह दुर्ग लगभग 65 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ा है और इसकी 3 दिशाओं में प्राकृतिक ऊर्ध्वाधर दीवारें हैं, जिनकी वजह से यह किला बाहरी आक्रमणों से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित माना जाता था। किले का पूरा विस्तार आसपास के आवास, पुल और कारवां सराय सहित लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। यह क्षेत्र एक संपूर्ण ऐतिहासिक नगरी के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें रक्षा, व्यापार, आवास और आवागमन की सभी संरचनाएं एक ही परिसर में मौजूद थीं। किले के बाहरी हिस्से में मुख्य प्रवेश एक चट्टान निर्मित संकरी ढलान से होता था, जिसे रक्षा दृष्टि से अत्यधिक संकीर्ण रखा गया था। इससे किसी भी बाहरी सेना के लिए एक समय में केवल कुछ ही सैनिक प्रवेश कर सकते थे। यह डिजाइन उस समय की रक्षा रणनीति की उन्नत समझ को दर्शाता है। इसाद खास्त का मुख्य पुल लगभग 260 फीट लंबी पत्थर संरचना है, जिसकी कई परतें आज भी मूल अवस्था में दिखाई देती हैं। यह पुल नदी जैसी प्राकृतिक दरार को पार करने के लिए बनाया गया था और किले तथा कारवां मार्ग को जोड़ने का मुख्य साधन था। पुल की पत्थर नींव दबाव वितरण तकनीक पर आधारित है, जिसमें भार को बराबर बांटने के लिए आधार को क्रमिक परतों में रखा गया था। किले के भीतर बने घरों और कमरों की दीवारें कंप्रेस्ड मड ब्रिक यानी संपीड़ित मिट्टी ईंटों से तैयार की गई थीं। इन ईंटों की मोटाई 24 से 36 इंच तक रखी गई थी, जिससे गर्मियों में भीतरी तापमान ठंडा और सर्दियों में स्थिर बना रहता था। यह थर्मल इंसुलेशन प्राकृतिक मिट्टी के कणों की कम तापीय चालकता के कारण प्राप्त होता है। इसाद खास्त में सैकड़ों छोटे आवासिक कक्ष हैं, जिनका विन्यास स्थलाकृति के अनुसार ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से फैला हुआ है। कई आवास प्राकृतिक चट्टान के भीतर कटे हुए हैं, जबकि कुछ ऊपर निर्मित हैं। यह संयोजन प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचना के मिश्रण का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसाद खास्त का भौगोलिक स्थान ऐतिहासिक सिल्क रोड मार्गों में से एक पर आता है, जिसके कारण यहाँ एक सक्रिय कारवांसराय बनाया गया था। यह कारवांसराय किले के ठीक बाहर स्थित है और आज भी उसकी संरचनात्मक रूपरेखा स्पष्ट दिखाई देती है। पुरातात्विक अध्ययन बताते हैं कि किले की अधिकांश संरचनाएं 100 से 150 वर्ष पूर्व तक लगातार उपयोग में थीं, जब तक कि आधुनिक बस्तियों के फैलाव के कारण यह क्षेत्र खाली न हो गया। संरचनाओं की स्थिरता इस बात का प्रमाण है कि बलुआ पत्थर की भूरचना, मोटी मिट्टी ईंटों की दीवारें और बहुस्तरीय चट्टानी निर्माण समय और मौसम के प्रभाव को सदियों तक सहन कर सकते हैं। इसाद खास्त कैसल आज ईरान के उन कुछ ऐतिहासिक दुर्गों में शामिल है, जहां प्राकृतिक चट्टान और प्राचीन इंजीनियरिंग साथ मिलकर एक पूर्ण रक्षा तंत्र और आवासिक परिसर का निर्माण करते हैं। नंबर 5, बादाब ए सूरत, खनिज सीढ़ियों का प्राकृतिक अजूबा। बादाब ए सूरत उत्तर ईरान के माजंदरान प्रांत में स्थित
एक बहुस्तरीय खनिज टेरेस प्रणाली है जिसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यह संरचना हजारों वर्षों में खनिज युक्त पानी के लगातार प्रवाह और उसके जमाव से बनी है। पूरे क्षेत्र का कुल फैलाव लगभग 1.5 एकड़ में है और इसमें सैकड़ों प्राकृतिक सीढ़ीदार तालाब शामिल हैं। इन टेरेसों की मोटाई, गहराई और रंग पानी में मौजूद खनिज संरचना पर निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर और विभिन्न माइक्रो मिनरल्स की परतें बहते पानी के साथ जमकर कठोर हो जाती हैं, जिससे इन सीढ़ियों का गठन होता है। यह गठन उसी प्रक्रिया से बनता है जो दुनिया के अन्य ट्रेवर्टाइन टेरेसों जैसे तुर्की के पमुक्किले में देखी जाती है, लेकिन बादाब-ए-सूरत का रंग विविधता इसे उनसे बिल्कुल अलग बनाती है। यह क्षेत्र लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण ठंडा, शुष्क और अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ऊंचाई की वजह से वाष्पीकरण की गति धीमी रहती है और तालाबों में जमा खनिजों की परतें समय के साथ अधिक स्पष्ट रूप से जमती जाती हैं। इन टेरेसों के रंग लाल, नारंगी, पीले और भूरे में परिवर्तित होते हैं। रंगों में यह बदलाव मुख्यतः आयरन ऑक्साइड की सांद्रता के कारण होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर अलग अलग शेड उत्पन्न करता है। सूर्यास्त के समय रंगों का यह प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। बादाब-ए-सूरत 2 प्रमुख खनिज स्रोतों पर आधारित है। पहला स्रोत अपेक्षाकृत गर्म है और उच्च खनिजीयता वाला है। दूसरा स्रोत ठंडा और कम खनिजीयता वाला होता है। दोनों स्रोतों के पानी की गति और प्रवाह दर अलग अलग है, जिससे टेरेसों की भौतिक संरचना में विविधता मिलती है। इन स्रोतों का तापमान और प्रवाह स्थिर है, जिसका कारण भूमिगत जल दाब और खनिज जमा की सतत प्रक्रिया है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि इन स्रोतों का जल कम से कम कुछ हजार वर्षों से एक ही मार्ग से सतह पर निकल रहा है। बादाब-ए-सूरत इस कारण भी वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर चल रही सतत जियोकेमिकल प्रक्रिया का जीवित उदाहरण है। प्रत्येक टेरेस का आकार, मोटाई और रंग समय के साथ बदलता रहता है। इसका मतलब है कि पूरी संरचना एक स्थिर स्मारक नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से विकसित होता हुआ भूवैज्ञानिक तंत्र है। यह स्थान प्रदर्शित करता है कि कैसे खनिज, तापमान, जल दाब और स्थलाकृति मिलकर हजारों वर्षों में ऐसी जटिल प्राकृतिक संरचनाएं बना सकते हैं जो आज भी निरंतर बदलती रहती हैं। नंबर 4, एस्फाहक, मिट्टी की दीवारों वाला पुनर्स्थापित रेगिस्तानी गांव। एस्फाहक ईरान के दक्षिण पूर्वी शुष्क क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन गांव है, जिसकी पूरी संरचना स्थानीय मिट्टी से बनी मोटी दीवारों पर आधारित है। इस गांव में लगभग 400 से अधिक घर दर्ज किए गए हैं और सभी के निर्माण में गाढ़ी संपीड़ित मिट्टी, भूसा और पानी का पारंपरिक मिश्रण उपयोग किया गया है। इन दीवारों की मोटाई सामान्यतः 20 से 28 इंच तक होती है, जिससे भीतरी तापमान वर्ष भर स्थिर बना रहता है। गर्मियों में जब बाहर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है, तब भी घरों के भीतर का तापमान औसतन 75 डिग्री के आसपास स्थिर रहता है। यह प्रभाव मिट्टी की कम तापीय चालकता और मोटी दीवारों द्वारा बनाई गई प्राकृतिक इंसुलेशन परत के कारण होता है। एस्फाहक की छतों और गुंबदों में छोटे छोटे गोल वायुरंध्र बनाए गए हैं, जिनका व्यास लगभग 8 इंच होता है। इन वायुरंध्रों के माध्यम से गर्म हवा ऊपर की ओर निकलती है और नीचे से ठंडी हवा का प्रवेश होता है। यह व्यवस्था किसी कृत्रिम यंत्र के बिना पूरे दिन भीतर की हवा को संतुलित रखती है। यह वही पारंपरिक वेंटिलेशन तकनीक है जिसे रेगिस्तानी बस्तियों में सदियों से अपनाया गया है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई के कारण दिन और रात के तापमान में लगभग 25 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ऊंचाई की ठंडी हवा और रात के निम्न तापमान के बावजूद मिट्टी की मोटी दीवारें घरों के भीतर गर्मी बनाए रखती हैं, जिससे सर्दियां भी अपेक्षाकृत आरामदायक रहती हैं। सन 1978 के भयंकर भूकंप के दौरान
एस्फाहक की लगभग 80% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। भूकंप के बाद स्थानीय समुदाय ने 2 वर्षों के भीतर पारंपरिक मिट्टी, ईंट, लकड़ी और पत्थर का उपयोग कर अधिकांश घरों को दोबारा खड़ा किया। पुनर्निर्माण में आधुनिक मिश्रणों या धातु आधारित ढांचों का उपयोग नहीं किया गया, जिससे संरचना का मूल रूप और तापीय संतुलन पूरी तरह सुरक्षित रहा। गांव की गलियां अत्यंत संकरी हैं, जिनकी चौड़ाई अधिकतर 2 से 3 फीट के बीच रहती है। इन संकरी गलियों से गर्म हवाओं की गति स्वतः कम हो जाती है, जिससे धूल का प्रवाह कम होता है और भीतरी हिस्से शांत एवं ठंडे बने रहते हैं। घरों के बीच बनाया गया स्तरानुसार विन्यास धूप के सीधे प्रवेश को नियंत्रित करता है। कई घर आधे भूमि स्तर से नीचे निर्मित हैं, जिससे तापमान संतुलन और अधिक स्थिर रहता है। एस्फाहक की छतें प्रायः अर्धगोलाकार गुंबदों पर आधारित हैं। इस गुंबदाकार संरचना का उद्देश्य भार को चारों दिशाओं में समान रूप से वितरित करना और भूकंपीय गतिविधि में दीवारों पर पड़ने वाले तनाव को कम करना है। यही कारण है कि भूकंप में बड़ी क्षति के बाद भी अनेक गुंबद आज तक संरचनात्मक रूप से स्थिर रहे। एस्फाहक आज भी पारंपरिक रेगिस्तानी निर्माण कला का जीवित उदाहरण है, जहां मिट्टी, हवा, तापमान और सामुदायिक श्रम मिलकर ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जो कठोर जलवायु में भी सदियों तक टिक सकती हैं। नंबर 7, सुल्तान अमीर अहमद हमाम, कांच गुंबदों वाला ऐतिहासिक फारसी स्नानागार। सुल्तान अमीर अहमद हमाम काशान शहर में स्थित एक पारंपरिक फारसी स्नानागार है, जिसकी वास्तुकला पूरी तरह ताप, प्रकाश और वेंटिलेशन के वैज्ञानिक संतुलन पर आधारित है। यह हमाम कई कक्षों, गर्म ठंडे जल केंद्रों, भाप कक्षों और बदलने वाले कमरों से मिलकर बना है, जहां हर भाग का तापमान, प्रकाश और नमी नियंत्रित रखने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा इसकी मुख्य गुंबद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 26 फुट मानी जाती है। इस गुंबद पर 17 गोल कांच खिड़कियां बनी हैं, जिनमें मोटे पारदर्शी कांच का प्रयोग किया गया है। इन कांच खोलों का उद्देश्य केवल रोशनी लाना नहीं, बल्कि रोशनी को इस प्रकार अंदर प्रवाहित करना है कि भीतरी भाग पूरी तरह प्रकाशित रहे, लेकिन बाहरी दृष्टि अंदर प्रवेश न कर सके। इस तकनीक से गोपनीयता बनी रहती है और अतिरिक्त गर्मी भीतर जमा नहीं होती। हमाम की दीवारें और फर्श 3 इंच मोटी गर्मी रोधी टाइलों से ढके हुए हैं। ये टाइलें गर्मी को लंबे समय तक धारण कर सकती हैं और भाप वाले वातावरण में भी सुरक्षित रहती हैं। कच्चे माल में चूना, मिट्टी और विशेष तापरोधी मिश्रण का उपयोग किया गया था, जिससे ये टाइलें आज भी मूल अवस्था में संरक्षित दिखाई देती हैं। मुख्य स्नान कक्ष के नीचे ऊर्जा संचरण प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें अत्यंत गर्म हवा और धुआं बाहरी भट्टियों से आकर फर्श के नीचे बने मार्गों से गुजरता था। इन मार्गों की लंबाई लगभग 80 फीट तक फैली हुई है। इसी प्रणाली के कारण कमरे का तापमान 104 से 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच नियंत्रित रखा जा सकता था। यह तापमान शरीर के रक्त संचार को बढ़ाने और स्नान उपचार के लिए आदर्श माना जाता था। हमाम के अंदर के कमरों की छतें गुंबदाकार हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य गर्म हवा को ऊपरी स्तर पर रोककर नीचे के वातावरण को संतुलित रखना है। गुंबदों की भीतरी संरचना पर महीन नक्काशी और जिप्सम आधारित सजावट की गई है, जो नमी को सोखकर धीरे धीरे छोड़ती है, जिससे कमरों में भाप बहुत देर तक टिके रहने के बजाय समय समय पर नियंत्रित रूप से बाहर निकलती रहती है। यह तकनीक अंदर के वातावरण को अत्यधिक दमघोंटू बनने से बचाती है। हमाम की छत के ऊपर मोटी चूना पुआल परत लगाई गई है, जिसकी मोटाई 6 इंच तक देखी जाती है। यह परत गर्मी को ऊपर जाने से रोकती है और सर्दियों में अंदरूनी तापमान को स्थिर बनाए रखती है। यह भी एक कारण है कि यह हमाम कई सदियों तक उपयोग में रहा और आज भी संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। नंबर 8, शेख सफी अल दीन पवित्र परिसर। 700 वर्ष पुरानी सूफी विरासत का अद्वितीय स्थापत्य। शेख सफी अल दीन का पवित्र परिसर ईरान के अर्दबील क्षेत्र में स्थित
एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संरचना है जिसका निर्माण लगभग 700 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यह पूरा परिसर सूफी परंपरा, फारसी वास्तुकला, जटिल नक्काशी और अत्यंत उन्नत निर्माण तकनीकों का संयुक्त उदाहरण है। इस संरचना की कुल लंबाई लगभग 250 फुट के आसपास मानी जाती है और इसका आंतरिक विन्यास पूर्णतः सममित है। परिसर में प्रवेश का मार्ग एक लंबा गलियारा है जिसे इस प्रकार निर्मित किया गया है कि भीतर पहुंचते ही विभिन्न भाग स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दें। यह डिजाइन उस काल की धार्मिक तथा प्रशासनिक विभाजन विधि को भी दर्शाता है। इसका प्रमुख केंद्र बिंदु इसका विशाल गुंबद है जिसकी ऊंचाई लगभग 78 फुट तक पहुंचती है। यह गुंबद इंटरलॉकिंग आइंट पद्धति पर आधारित है जिसमें प्रत्येक आइंट अपने समीप की ईंटों में समान रूप से जकड़ी रहती है। इस निर्माण पद्धति से गुंबद बाहरी मौसम, वर्षा और ताप परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहता है। गुंबद का बाहरी सतह रंगीन चमकदार टाइलों से ढकी है जो धूप पड़ने पर दूर से चमकती है और इसके ज्यामितीय पैटर्न 30 फुट दूर से भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। परिसर की भीतरी दीवारें लगभग 4 इंच मोटी सजावटी परत से ढकी हैं। इस परत में लाख, सोने का बारीक पत्थर, रंग बिरंगे टाइल नक्श और उभरी हुई लिखावट का संयुक्त प्रयोग किया गया है। यह परत न केवल सौंदर्य बढ़ाती है बल्कि भीतरी नमी को नियंत्रित रखने में भी सहायता करती है। भीतरी सतह पर बने उभरे हुए शिलालेखों में आध्यात्मिक कविताएं, प्राचीन सूफी आदेश और ऐतिहासिक विवरण अंकित हैं जिनकी गहराई हर बारीक अक्षर में स्पष्ट दिखाई देती है। इस परिसर की सबसे भारी संरचनाओं में इसकी पत्थर निर्मित विशाल द्वार चट्टानें शामिल हैं जिनका वजन लगभग 2000 पाउंड तक आंका गया है। इन पत्थरों को बिना किसी रासायनिक मिश्रण के सिर्फ संतुलन और सटीक संयुक्त कटाव से अपनी जगह पर स्थापित किया गया था। यह तकनीक उस समय की इंजीनियरिंग की उच्चतम समझ को दर्शाती है। संपूर्ण परिसर में उपयोग की गई टाइल कला, पत्थर नक्काशी और ईंट प्रणाली फारसी कला के स्वर्ण युग की प्रत्यक्ष झलक प्रस्तुत करती है। इस स्थल को इसकी स्थापत्य महत्ता, ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक मूल्य के कारण राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यह परिसर आज भी अपनी मूल शैली में सुरक्षित है और सदियों पुरानी सूफी परंपरा की जीवित पहचान प्रस्तुत करता है। नंबर 9, अर्ग-ए-बाम, दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी आइंट से बनी किला नगरी। अर्ग-ए-बाम ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल ऐतिहासिक किला नगरी है जिसे पूरी तरह धूप में सुखाई गई मिट्टी ईंटों, कच्ची मिट्टी, भूसे और लकड़ी के मिश्रण से बनाया गया था। इसका कुल फैलाव लगभग 16 लाख वर्ग फुट माना गया है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी आधारित संरचना के रूप में स्थापित करता है। यह किला कई परतों वाली सुरक्षा प्रणाली पर आधारित था जिसमें बाहरी दीवारें, आंतरिक दीवारें, टावर, निगरानी स्थल, आवासीय क्षेत्र, घोड़े बांधने के स्थल, जलमार्ग और प्रशासनिक भवन शामिल थे। इसकी बाहरी दीवारें लगभग 200 फुट तक ऊंची उठती थीं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में आने वाले तेज हवाओं, धूल और तापमान परिवर्तन का पूरी तरह सामना कर सकती थीं। अर्ग-ए-बाम के भीतर दर्जनों मार्ग, गलियां और बहुस्तरीय आवास बने थे जिनका पूरा विन्यास प्राकृतिक ढलान के साथ समन्वित किया गया था। हर घर और कमरे का मुख सूर्य की दिशा के हिसाब से निर्धारित था ताकि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी को रोका जा सके और सर्दियों में धूप सहज रूप से भीतर प्रवेश कर सके। इस किले के भीतर लगभग 30 हवा संवाहक कप्तर-ए-बाद स्थापित थे। ये संकरे और गहरे वायु टावर गर्मियों में किला नगरी को ठंडा रखते थे। इनकी भीतरी संरचना लगभग 20 फुट तक गहरी बनाई गई थी जिससे ऊंचाई पर बहने वाली ठंडी हवा सीधे नीचे तक पहुंचती थी। यह व्यवस्था प्राकृतिक ठंडक प्रदान करती थी और गर्मियों में भीतरी तापमान स्थिर रखती थी। अर्ग-ए-बाम की दीवारें और टावर कच्ची मिट्टी ईंटों से निर्मित थे जिनका वजन औसतन 40 से 50 पाउंड के बीच होता था। इन ईंटों को बिना किसी रासायनिक मिश्रण के केवल सटीक गाढ़ी मिट्टी और धूप में सुखाने की प्रक्रिया से तैयार किया गया था।
इन्हें आपस में जोड़ने के लिए भी किसी आधुनिक मसाले का उपयोग नहीं किया गया। दीवारों में घुमावदार मोड़ और मोटी परतें इस प्रकार तैयार की जाती थीं कि भूकंप और तेज हवाओं का दबाव समान रूप से फैल जाए और संरचना स्थिर बनी रहे। कई सदियों तक अर्गेबाम पूरी तरह आबाद रहा, जब तक कि आधुनिक बस्तियों के विस्तार और 2003 के विनाशकारी भूकंप ने इसके बड़े भाग को क्षति नहीं पहुंचाई। फिर भी किले के अनेक हिस्से आज भी अपनी मूल तकनीक और संरचनात्मक मजबूती का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अर्गेबाम उस युग की निर्माण कला है जिसमें मिट्टी, हवा और सूरज का उपयोग अत्यंत उन्नत तरीके से किया गया था। नंबर 10, माहरलू झील। नमक, रंग और गर्मी से बनी प्राकृतिक गुलाबी धरती। माहरलू झील ईरान के फॉर्स प्रांत में स्थित एक विस्तृत खारे पानी का सरोवर है, जिसकी अधिकतम सतही फैलाव क्षमता लगभग 60 वर्ग मील तक पहुंच सकती है। यह झील उथली है और इसका जलस्तर वर्ष के मौसम के अनुसार लगातार बदलता रहता है। झील का सबसे अद्वितीय गुण इसका गुलाबी रंग है, जो गर्मियों में सबसे अधिक गहरा दिखाई देता है। इस रंग का मूल कारण झील के भीतर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की हेलोफिल बैक्टीरिया है, जो अत्यधिक खारे वातावरण में पनपती हैं। ये सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसके प्रभाव से गुलाबी लाल कैरोटेनॉइड वर्णक उत्पन्न करते हैं, जिससे पानी का रंग पूरे क्षेत्र में बदल जाता है। झील की खारापन स्तर साधारण समुद्री पानी से लगभग 4 गुना अधिक है। इस उच्च खारापन के कारण यहाँ मछलियां जीवित नहीं रह पाती और केवल कुछ प्रकार की सूक्ष्म जीव जंतुएं, खारे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया तथा विशेष शैवाल ही अस्तित्व बनाए रखते हैं। गर्मियों के दौरान जब तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुंच जाता है, तब तीव्र वाष्पीकरण के कारण झील का बड़ा हिस्सा सूख जाता है और तल पर 8 इंच तक मोटी सफेद नमक परत दिखाई देने लगती है। यह क्रिस्टलीकृत नमक सूर्य के प्रकाश में चमकता है और पूरा क्षेत्र चमकीला सफेद दृश्य प्रस्तुत करता है। झील की उथली बनावट के कारण गर्मी के मौसम में पानी का तापमान तेजी से बढ़ता है। उच्च तापमान वाष्पीकरण की गति को तीव्र कर देता है और यही कारण है कि झील के जलस्तर में अचानक गिरावट आती है। बरसात समाप्त होते होते झील का मध्य भाग पूरी तरह पीछे हट जाता है और केवल किनारों पर पतली परतें बचती हैं। इन परतों के नीचे की लाल मिट्टी और खनिज युक्त तल झील के रंग में और अधिक विविधता जोड़ते हैं। सर्दियों और वसंत के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों से आता वर्षा जल झील को पुनः भर देता है। इस समय पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और गुलाबी रंग हल्का पड़ जाता है। जैसे जैसे धूप प्रबल होती है और तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे हेलोफिल जीव सक्रिय होते जाते हैं और झील दिन प्रतिदिन लालिमा ग्रहण करती चली जाती है। सूर्यास्त के समय झील का रंग अपने चरम रूप में दिखाई देता है, जब हवा में मौजूद महीन धूल, खारे पानी की चमक और लाल मिट्टी का संयोजन पूरे क्षेत्र को आभायुक्त स्वरूप प्रदान करता है। झील के आसपास की भूमि अत्यधिक शुष्क है। गर्मियों में सतही तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि मिट्टी में गहरे दरारों का निर्माण हो जाता है। ये दरारें खारे पानी के सूखने से बनी नमक रेखाओं के साथ मिलकर प्रकृति की एक विशिष्ट जालनुमा अवस्था उत्पन्न करती है। झील के किनारों की मिट्टी हल्की लाल रंग की है, जिसमें लौह खनिजों की मात्रा काफी अधिक है। यही लाल मिट्टी स्थानीय शिल्पकला, रंग निर्माण और पारंपरिक सौंदर्य उपयोग में भी प्रयुक्त होती है। माहरलू झील अपनी उथली संरचना, खारे जल, सूक्ष्म जीवों और रंग परिवर्तन की अद्वितीय प्रक्रिया के कारण ईरान के सबसे आकर्षक प्राकृतिक स्थलों में गिनी जाती है। वर्ष के हर मौसम में इसका स्वरूप बदलता है, कभी गुलाबी, कभी हल्का लाल और कभी पूरी तरह सफेद नमक की चादर में ढका हुआ। इस असाधारण प्रकृति चक्र के कारण यह स्थान वैज्ञानिकों, फोटोग्राफरों और यात्रियों के लिए हमेशा रोचक और अध्ययन योग्य बना रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। ईरान की धरती पर बसे ये अद्भुत स्थापत्य हमें दिखाते हैं कि इंसान ने सीमित साधनों के साथ भी
किस स्तर की बुद्धिमत्ता और तकनीक विकसित की थी। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रहस्यमय यात्रा में फिर मिलेंगे।